वेलकम टू फिजिक्स क्लैरिफाइड। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ईशा और आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में और चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। साथ ही हम करेंगे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In this lesson, we are going to learn about charge, types of charge, units of charge, quantization of charge, and numericals on quantization of charge. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच इट exerts or responds to electrical force. It is a characteristic that accompanies the fundamental particles wherever they exist. इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मैटर किसी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है। यानी अगर हम मैटर को किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स में रख रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये बेसिकली किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, राइट। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मैटर के अंदर, ये होती है बेसिकली उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से। ये जो हम जानते हैं कि एटम हमारा मिलके बना हुआ है प्रोटॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स से और न्यूट्रॉन्स से, राइट। तो ये तीन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है चार्ज। चार्ज को फंडामेंटल पार्टिकल से हम अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। ये उनके साथ ही एसोसिएटेड होता है। अब चार्ज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जो कि कार्बन एटम का एग्जाम्पल है, राइट। और हम साथ में इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हमें होनी चाहिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं बात कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हम ये जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ एटम होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये देखिए, ये जो सेंटर में मैंने इतने सारे यहाँ पे जो पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट। और न्यूक्लियस के बाहर हमारी वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर नॉर्मल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। प्रोटॉन्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्टेट में इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और the total negative charge in an atom is equal to total positive charge। यानी कि किसी भी एटम के अंदर नॉर्मल स्टेट में जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसी के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज भी होगा। इसीलिए एटम एज अ होल क्या होगा? न्यूट्रल होगा, राइट। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं किसी भी तरीके से किसी एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर ही कार्बन एटम का मैंने एग्जाम्पल लिया है और आप देख सकते हैं ये अंदर वाला शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आउटर शेल है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसके आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लूँ, तो जैसे ही मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालूंगी, अब इस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो तो 6 ही हैं अभी भी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर वो 6 से घटकर यहाँ पर सिर्फ 5 रह जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से ले लिया है। यानी कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो अभी भी +6 थे, लेकिन अब नेगेटिव रह गए हैं -5 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 5 ही हैं। तो यानी कि जो नेट चार्ज जो अब एटम पर होगा वो कितना होगा? वो होगा +1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 5 प्रोटॉन्स को बैलेंस कर देगा। लेकिन एक प्लस चार्ज यानी कि एक प्रोटॉन अभी भी अनबैलेंस्ड रह जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे जो है वो एटम चार्ज होता है। यानी कि वाली ये है कि जब भी एटम के अंदर इम्बैलेंस होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, तो इस इम्बैलेंसिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा, राइट। अब ये जो चार्ज है ये कैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स का, इससे हमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट पे जाना चाहेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ये चार्जेस कैसे जनरेट करते हैं, राइट।
तो बेसिकली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर मैं बात करूं इनकी मासेस की तो आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि सबसे लीस्ट मैसिव पार्टिकल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। वहीं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, राइट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है वो होती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होती है। जैसा कि हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जानते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force, and this force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई हो रही है उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हम ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ते हैं वो होता है ये जो हमने यहाँ से डिराइव किया है कि F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है ये, राइट। अब इसी कंसेप्ट को हमने लगाया है इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये भी मास कैरी करते हैं। तो अगर ये मास कैरी करते हैं तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर भी एक्ट करेगी, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, हमने ये पढ़ा है, तो जब हमने ये चीज अप्लाई की दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, राइट, हमने इसी फॉर्मूले को फोर्स के लिए डिराइव किया कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं वो एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई वो वैल्यू थी 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम रखेंगे तो वो दोनों इतनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब यही चीज हमने एक्सपेरिमेंटली की तो हमें पता चला कि दो इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे वो अट्रैक्ट बेसिकली कर ही नहीं रहे थे, वो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई और फोर्स एक्ट कर रही थी उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसने कि उस अट्रैक्शन को रिपल्शन में बदल दिया, राइट। यहीं से हमारी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रिकल फोर्स की, और यहीं से हमें चार्ज का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को डिराइव किया तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे विद अ फोर्स 2.3 इंटू 10⁻⁻24। अब जैसे कि यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये है 10⁻⁻24, राइट, और जो पहले मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी ये थी 10⁻⁻67 के ऑर्डर की। तो आप खुद देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सामने कितनी छोटी फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 10⁻⁻67 के ऑर्डर की है, जबकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 10⁻⁻24 न्यूटन के ऑर्डर की हुई है। तो ये जो फोर्स बेसिकली ये जो रिपल्सिव फोर्स थी जो एक्ट कर रही थी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रही थी? दिस वॉज एक्टिंग ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। दिस एडिशनल प्रॉपर्टी दैट गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। और हमने यहीं से हमने इस चीज को डिफाइन किया कि ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स पर एक तरीके से अप्लाई नहीं हो रही थी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन सेम चीज हमने फिर प्रोटॉन्स के साथ की। जब हमने दो पॉजिटिव चार्जेस को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा तो ये दो प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे थे। लेकिन जब यही चीज हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के साथ किया तो ये बेसिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे।
तो यानी कि यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में भी रिपल्शन होगा। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो नॉन सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। चार्जेस हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन दोनों के ऊपर जो एलिमेंट्री चार्ज है वो सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारा -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो होता है +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स बेसिकली हमारे चार्जलेस होते हैं। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की। जो चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। लेकिन इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं कह रही हूं ए, और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है बी, राइट। ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी बाय एनी मीन्स ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। मैं कहती हूँ यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ए के सरफेस से ऑब्जेक्ट बी के सरफेस पे गए हैं, राइट। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स पर मैं अभी नहीं जाऊंगी, दैट आई डिस्कस इन सम अदर वीडियो। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करें कि समहाउ ऑब्जेक्ट ए के सरफेस से ऑब्जेक्ट बी के सरफेस पे दो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए जो कि पहले न्यूट्रल थी, अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। तो यानी कि दो नेगेटिव चार्ज यहाँ से चले गए हैं। जब दो नेगेटिव चार्ज यहाँ से चले गए हैं, तो यानी कि अब इसके पास 2e चार्ज, दो प्रोटॉन्स जो हैं, दो प्रोटॉन्स के इक्वल चार्ज यहाँ पर अब एक्स्ट्रा है। जबकि जो ऑब्जेक्ट बी है, क्योंकि यहाँ पर दो और इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। यहाँ पर -2e, यानी कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, और यहाँ पर +2e, क्योंकि यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं ऑब्जेक्ट बी पर, राइट। तो यानी कि अगर हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना चार्ज कैरी करता है, ये उसके इक्विवेलेंट होता है। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रैक्टिकली हम इतने स्मॉल चार्ज के साथ यूजुअली डील नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें चाहिए एक बड़ी यूनिट जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल हो। इसीलिए हम अपनी यूनिट को लेते हैं कूलम, राइट। कूलम इज अ मोर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू द कंबाइंड चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 कूलम के अंदर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 e, राइट। सो द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं, यानी कि जिसमें हमारी लेंथ है सेंटीमीटर में, मास है ग्राम्स में, और टाइम हो सेकंड में, CGS, तो ऐसे सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है वो यूनिट ऑफ चार्ज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम कहते हैं स्टैट कूलम। एंड 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और यूनिट होती है हमारे पास चार्ज की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज EMU, right? So there are so many units of charges that are E, that means electrons, coulomb, stat coulomb, and electromagnetic unit of charge, that means EMU. But there is only one SI unit, the SI unit is coulomb. अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। According to this quantization of charge, basically all free charges are integral multiples of the basic unit of charge represented by E. यानी कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होती है वो होती है ई, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में होती है और प्रोटॉन के लिए यही वैल्यू प्लस में होती है, राइट। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि है ऑब्जेक्ट ए, राइट। ये ऑब्जेक्ट अपने न्यूट्रल स्टेट में नहीं है। लेट अस से इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, दैट मीन्स 2e, राइट। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो यानी कि जो टोटल चार्ज होगा इस ऑब्जेक्ट ए पर वो होगा n यानी कि नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं इसके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अभी इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा है, अभी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट ए। तो सिमिलरली इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। That means Q is equal to NE. Here the value of N is any integer. N जो है वो कोई भी integer हो सकता है. It can be negative also, it can be positive also. Right? So this is what do we mean by quantization of charge. अब quantization of charge को कंसेप्चुअली और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो चार्ज बताना है जो कि कैरी करता है 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना एक्सेस है, 20, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 20, राइट। और क्या एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ E विल बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स की जगह प्रोटॉन्स दिया होता तो हम ये माइनस नहीं लगाते, तब हम यूज करते 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो इसीलिए हम जो बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है उस बेसिक यूनिट में हमने नेगेटिव साइन और इंक्लूड किया है क्योंकि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, राइट। अब हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे हमने n की वैल्यू रखी है 20 मल्टीप्लाई बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा, ये देखो, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है ये हमें देता है वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एज इट इज है यहाँ पर, राइट। लेकिन अब हम अपने इस आंसर को, ऑल्दो ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन हम इसे चेंज कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हमारे डेसिमल से पहले एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। A polythene piece is rubbed with wool and it has found to acquire a negative charge of 3 into 10⁻⁻19 coulomb. How many electrons have transferred from wool to polythene? How much is the transfer of mass from wool to polythene takes place? Right? यानी कि क्वेश्चन ये है कि पॉलिथीन को हमने रब किया है वूल से, राइट। पॉलिथीन को वूल से रब किया है जिसकी वजह से पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है जो कि है 3 into 10⁻⁻7 कूलम का, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलिथीन और कितना मास ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलिथीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द वैल्यू ऑफ n। टोटल चार्ज इज गिवन, टोटल चार्ज है हमारा Q, राइट। टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है 3 into 10⁻⁻7 कूलम, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है तो E की वैल्यू हो जाएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला को, क्योंकि हमें N की वैल्यू निकालनी है तो हमने इस फॉर्मूला को लिख लिया है N इज इक्वल टू Q अपॉन E की फॉर्म में, राइट। अब यहाँ से N की वैल्यू निकालने के लिए हम Q की और E की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। Q की वैल्यू है 3 into 10⁻⁻7 कूलम और E की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 को हमने -1.6 से डिवाइड किया है और यहाँ पे हमने 10⁻⁻7 तो ऊपर था ही, जब 10⁻⁻19 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻+19 हो जाएगा, राइट। और 19 10⁻19 -10⁻7 यानी कि 19 - 7 हमें पास देखनी है,
तो इस चीज को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये आएगा -1.875 इंटू 10⁻12। ये ऑलरेडी अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, जैसा कि हम देख रहे हैं एक ही सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमारा डेसिमल आ रहा है, यानी कि इस आंसर को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो गए हैं वो आ गई आपकी वैल्यू 1.875 इंटू 10⁻12, राइट। इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि आप एन के फॉर्मूला में देख ही रहे हैं, ऊपर भी कूलाम है और नीचे भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यूनिटलेस होंगे। और लॉजिकली भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज का जो नंबर होता है वो नंबर यूनिटलेस ही होता है, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। हाउ मच इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन टेक्स प्लेस। अब ये मास ट्रांसफर होने की बात कहां से आई है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वूल से पॉलिथीन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जितना मास कैरी करते हैं उसका भी ट्रांसफर हो रहा है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। हमें ऑलरेडी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हमें अब ये भी पता चल गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो क्यों ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और कैलकुलेट कर लें कि टोटल कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो यही है बेसिकली हमारा लाइन ऑफ एक्शन। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं कि इट इज 1.875 इंटू 10⁻12। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पहले से ही जानते हैं, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब टोटल मास निकालने के लिए मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर आया है 17.0625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। लेकिन यहां पर भी हमारा जो डेसिमल आ रहा है वो दो डिजिट्स के बाद आ रहा है। तो इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने डेसिमल को 1 और 7 के बीच में लाना है, ताकि एक सिग्निफिकेंट के फिगर के बाद ही डेसिमल आए। तो ये हमने इसको लिख लिया है 1.71, और इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हमने 10 की पावर्स को एडजस्ट कर दिया है। तो ये आ गया है 1.71 इंटू 10⁻20 kg। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम पॉसिबल। क्या 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हमें उसे चेक करना होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला से। हम बेसिकली टोटल चार्ज की वैल्यू लेने वाले हैं, जो कि चार्ज हमें गिवन है ये 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम। और जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है इसकी वैल्यू हमें पता ही है कि बेसिक एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हम बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमारी इंटीग्रल आई, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमें बता देगी कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर होगा तो इतना टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू डेसिमल्स में या फिर फ्रैक्शन में आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हाफ पार्शियल ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो यानी कि ये चार्ज पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। और यही किया है हमने इस क्वेश्चन में। हमने इस फॉर्मूला को n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई की फॉर्म में मोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे n निकालने के लिए हमने q की और e की वैल्यूज पुट कर दी हैं। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमने जब इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया है 3.625 इंटू 10⁻1, राइट। अब इस 10⁻1 को यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 को हमने इसी में एडजस्ट कर लिया है, एंड इट इज गिविंग अस 36.25। और 36.25 कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये कोई इंटीजर नहीं है। 30 या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 36 हो सकता था, 37 हो सकता था, लेकिन 36.25 नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। Come to the next example. What is the total charge on 75 kg of electrons? अब क्वेश्चन ये है कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, ये 75 kg इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे। तो यानी कि अब की बार हमें पता है टोटल मास, राइट। टोटल मास हमें पता है, और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी हमें पहले से ही पता होता है, ये है 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम।
यानी कि अब मुझे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं टोटल मास को डिवाइड कर सकती हूँ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, और हमने वही किया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज स्मॉल m, राइट। तो यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली है वो है 8.24 इंटू 10 टू द पावर 31, क्योंकि -31 जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू द पावर +31, राइट। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई है कि इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। अगर 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 75 kg मास के अंदर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने इस मास को कॉन्स्टिट्यूट किया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हमें पता चल गए हैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, ये होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब तो हमें सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू NE। तो Q को कैलकुलेट करने के लिए N और E को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने पुट कर दी है वैल्यू N की और ये हमने पुट कर दी है वैल्यू E की। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी फिगर्स आई हैं और अब इसको हमने चेंज कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद होना चाहिए डेसिमल। तो हमने इसको चेंज कर दिया है -1.33 और इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हमने 10 की पावर्स में अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है -1.33 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम। देखते हैं अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो कि है, if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हर सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को गिव आउट करती है, एमिट करती है, तो कितना टाइम लगेगा उसे 1 कूलम चार्ज को एमिट करने में। तो यानी कि सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में वो टोटल चार्ज कितना गिव आउट करती है। यानी कि 1 सेकेंड में अगर वो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को गिव आउट कर रही है तो ये 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज 1 सेकेंड के अंदर वो गिव आउट कर रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये भी हमें पता है। तो चार्ज ट्रांसफर, टोटल चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? टोटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड यानी कि 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो यानी कि इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है हर 1 सेकेंड में। तो यानी कि अब मुझे बेसिकली मेरा पर्पस है, मुझे निकालना है कितने टाइम में 1 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि मुझे कूलम को, अगर मैं यूनिटरी मेथड को यूज करना चाहती हूँ तो मुझे अपनी जो लैंग्वेज है वो कूलम को फोकस करके बनानी है। तो दैट मीन्स टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ये है 1 सेकेंड, क्योंकि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी कि टाइम टेकन टू ट्रांसफर दिस चार्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज, अब अगर इतने चार्ज को ट्रांसफर होने में 1 सेकेंड लगता है तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? ये हम इसको 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने सिंपली यूनिटरी मेथड यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे हमने 1 को -1.6 से डिवाइड किया है और यहाँ पर बेसिकली हम माइनस साइन नहीं यूज करने वाले हैं क्योंकि हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम को कैलकुलेट करते वक्त हमें माइनस साइन यूज नहीं करना है क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया है, राइट। तो ये 1 को हम 1.6 से डिवाइड करेंगे जिससे वैल्यू हमें मिलेगी 0.625 और ये जो 10 टू द पावर -10 डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम ऊपर ले गए हैं और ये 10 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो गई है, यानी कि ये बन गया है 10 टू द पावर +10। तो जिससे कि हमारा आंसर आया है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड्स। इसे हमने फिर से चेंज किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बन गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अगर मुझे अपना डेसिमल चाहिए तो ये बनेगा 6.25 और 6.25 बनाने के लिए यानी कि मेरे को उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इस टर्म में भी 10 से डिवाइड करना होगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 10 टू द पावर 9, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स।
अब हम बात करते हैं ट्रिगर योर ब्रेन क्वेश्चन की। आपको ये बताना है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसकी बेसिक कॉज क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और मैंने आपको ये चार ऑप्शंस दिए थे, ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ऑलवेज लेस देन वन, लेस देन और इक्वल टू वन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन का, यानी कि डिस्प्लेस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होती है तो उस केस में उसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो रेशो होता है वो रेशो होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू वन। यूजुअली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस से। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, और वो केस है जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रही हो। उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और इनका रेशो इक्वल टू वन होता है। अदरवाइज ये रेशो हमेशा लेस देन वन रहता है। इसीलिए हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो ये होता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन। जो क्वेश्चन मैंने आज आपसे वीडियो में पूछा है इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ जो कर देगी आपके फिजिक्स के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और डाउट्स को बिल्कुल क्लैरिफाई। तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।